हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। आज जो हम पढ़ रहे हैं वो बीएससी फाइनल की स्पेक्ट्रोस्कोपी यूनिट पढ़ेंगे। यूनिट 3 है। स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में पढ़ने से पहले हम विद्युत चुंबकीय विकिरणों के बारे में पढ़ेंगे। तो विद्युत चुंबकीय विकिरण क्या होती है, सबसे पहले हम उसके बारे में पढ़ेंगे कि विद्युत चुंबकीय विकिरण क्या होती है। विद्युत चुंबकीय विकिरण, विद्युत चुंबकीय विकिरण विद्युत चुंबकीय विकिरण क्या होती है, इसके बारे में हमें पढ़ना है। तो विद्युत चुंबकीय विकिरण देखो क्या होती है। यानी सबसे पहले हम पढ़ेंगे विद्युत चुंबकीय विकिरण क्या होती है। तो ऐसी विकिरण है जिसकी तरंगे उस क्षेत्र में विचरण करती हैं जिसमें विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र परस्पर एक दूसरे के लंबवत हो। यानी वह क्षेत्र जिसमें विद्युत चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र, यानी ये तो चुंबकीय क्षेत्र है और ये क्या है, इसे हम विद्युत क्षेत्र को रिप्रेजेंट करेंगे। तरंगे एक दूसरे के लंबवत क्षेत्र में विचरण करती हों तो उन विकिरणों को हम बोलते हैं विद्युत चुंबकीय विकिरण। इसके जैसे डायग्राम अगर हम बनाएं तो ये मैंने एक जो रेडियस है इसको तो मैंने ऐसे शो कर दिया, दूसरी जो रेडियस होगी वो इसके लंबवत मूव करती है। तो ये विकिरण जो होती हैं वो विद्युत क्षेत्र, ये तो बी ले लिया और ये क्या ले लिया, ई, और ये जेड अक्ष हो गया, ये वाई अक्ष हो गया। तो यानी वे विकिरण है जो एक दूसरे के लंबवत क्षेत्र में विचरण करती हैं, उनको हम बोलते हैं विद्युत चुंबकीय विकिरण है। अब विद्युत चुंबकीय विकिरण, मान लो अब ये जो विद्युत चुंबकीय विकिरण है, इस विद्युत चुंबकीय विकिरण जो होती हैं ये किसी पदार्थ के साथ इंटरेक्ट होगी। मतलब मान लो ये मेरे पास क्या है, कोई पदार्थ है और ये पदार्थ के साथ विद्युत चुंबकीय विकिरणें इसमें से गुजरेंगी। तो ये जो पदार्थ के कण हैं ये विद्युत चुंबकीय विकिरणों को क्या करेंगे, अवशोषित करेंगे। अवशोषित करने के बाद ये कुछ विकिरणों को क्या करेंगे, अवशोषण करेंगे। अवशोषण करने के बाद ये विकिरणें थोड़ी बहुत पासिंग होगी और पासिंग होने के बाद ये किस में से जाएंगी, डिटेक्टर में से, और डिटेक्टर में से होती हुई इससे हमें एक स्पेक्ट्रम प्राप्त होगा। ये सेम एज ए लाइक है जैसे हम एक्सरे कराते हैं कि एक्सरे रेज होती हैं वो हमारी ह्यूमन बॉडी से पास होती है और फिर उसको डिटेक्टर में से निकाला जाता है और वो बाहर जाके छपके आती है। तो वो जो स्पेक्ट्रम है वो इस टाइप का होता है। अब इस विद्युत चुंबकीय विकिरण, ये स्पेक्ट्रम हो गया। तो विद्युत चुंबकीय विकिरण के कुछ क्षेत्र होते हैं, जैसे मैं आपको यहाँ एक क्षेत्र बना के बताता हूँ। जैसे हम पढ़ते हैं कॉस्मिक रेज, क्या आता है, कॉस्मिक रेज, गामा रेज, एक्स रे, फिर आता है यूवी, फिर आता है दृश्य, फिर आईआर, फिर माइक्रोवेव और फिर एनएमआर। तो जब आप इधर से इधर आ जाओ, ये पूरी की पूरी विद्युत चुंबकीय विकिरण है। क्या है, विद्युत चुंबकीय। तो ये है विद्युत चुंबकीय विकिरणों के क्षेत्र। तो ये है स्पेक्ट्रोस्कोपी, मतलब ये है यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी जिसमें इलेक्ट्रॉनिक का संक्रमण होता है। ये दृश्य क्षेत्र होता है। ये आईआर अवरक्त स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है। माइक्रोवेव जिसको हम रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी बोलेंगे। तो देखो जब हम इधर से इधर जाते हैं तो एनर्जी का मान इंक्रीज होता है। क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो लैम्डा जो होती है तरंग दैर्घ्य का मान डिक्रीज होता है। क्लियर है, तरंग दैर्घ्य का मान डिक्रीज होगा। और जो हम इसमें पढ़ेंगे, अब मुझे एक बात बताओ, माइक्रोवेव में जो है वो ऊर्जा की आवश्यकता कम पड़ेगी क्योंकि इधर से इधर एनर्जी कम पड़ती है। तो इस माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी को हम घूर्णन स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ेंगे, बोलेंगे, यानी घूर्णन स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसमें रोटेशनल होते हैं, यानी रोटेशनल इंग्लिश में क्या बोलते हैं, घूर्णन। आईआर में हमेशा वाइब्रेशन होते हैं मॉलिक्यूल के, अणुओं के बीच में, तो ये कंपन स्पेक्ट्रोस्कोपी बोलेंगे। यूवी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। क्लियर है। एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी अपने है नहीं तो वो उसमें ऑर्गेनिक में आती है। तो हमें इन तीन स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में इसमें पढ़ना है।
अच्छा, स्पेक्ट्रोस्कोपी में पढ़ने से पहले हम स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ते हैं। ये एक जर्नल है स्पेक्ट्रोस्कोपी का, यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा, लेकिन इस एक बेसिक आइडेंटिफाई कर होना चाहिए कि हम क्या पढ़ रहे हैं। तो स्पेक्ट्रम जो होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं। स्पेक्ट्रम दो टाइप्स के होते हैं। एक तो होते हैं उत्सर्जन स्पेक्ट्रम, एक तो कौन सा होगा, उत्सर्जन स्पेक्ट्रम, और एक होगा अवशोषण स्पेक्ट्रम। देखो, उत्सर्जन स्पेक्ट्रम में क्या होता है कि उत्सर्जन स्पेक्ट्रम में हम किसी भी मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, ये होंगे इसमें अणु, इसमें हम ऊर्जा देते हैं। क्या देंगे, ऊर्जा देंगे। तो ये उच्च ऊर्जा वाले विकिरण, ये उच्च ऊर्जा वाले हो जाएंगे अणु। भाई एनर्जी प्राप्त करेंगे तो कुछ ना कुछ एनर्जी इनकी ज़्यादा हो जाएगी। ये जो एनर्जी है ये उच्च ऊर्जा वाले अणु, तो ये विद्युत चुंबकीय विकिरणों के रूप में ऊर्जा को उत्सर्जित करेंगे, और ये विकिरणें डिटेक्टर में से जाएंगी। किस में से जाएंगी, डिटेक्टर में से। डिटेक्टर में से जाके हमें क्या मिलेगा, स्पेक्ट्रम्स मिलेगा। यानी ये हम जो बोलेंगे इसको रिकॉर्डर में हमें स्पेक्ट्रम मिलेगा। तो इस टाइप का जो होगा स्पेक्ट्रम, उसको तो हम कौन सा बोलेंगे, उत्सर्जन स्पेक्ट्रम। तो उत्सर्जन स्पेक्ट्रम में क्या होता है, हमें मॉलिक्यूल को एनर्जी देनी पड़ती है, और एनर्जी पाकर ये जो विकिरण उत्सर्जित करते हैं उसको हम बोलते हैं विद्युत चुंबकीय विकिरण है। उसको हम डिटेक्टर में से पास करेंगे तो हमें रिकॉर्डर पे स्पेक्ट्रम प्राप्त होगा। जबकि अवशोषण स्पेक्ट्रम में क्या होता है, इसका जस्ट उल्टा होता है कि उसमें जो ये अणु होते हैं यौगिक के, इसमें से विद्युत चुंबकीय विकिरणों को पास करते हैं। किसकी बात कर रहे हैं हम अब, अवशोषण स्पेक्ट्रम। विद्युत चुंबकीय विकिरणों को पास करेंगे, इसमें ऊर्जा नहीं दे रहा, हम विद्युत चुंबकीय विकिरणों को पास करेंगे, और ये किस में से होके जाएंगे, डिटेक्टर में से। और डिटेक्टर के बाद हमें क्या मिलेगा, स्पेक्ट्रम मिलेगा। तो इस टाइप का जो स्पेक्ट्रम मिलता है वो उसको हम बोलते हैं अवशोषण। तो अवशोषण स्पेक्ट्रम में और उत्सर्जन स्पेक्ट्रम में क्या फ़र्क है कि अवशोषण स्पेक्ट्रम में तो हम मॉलिक्यूल में से विद्युत चुंबकीय विकिरणों को पास करते हैं, यानी इंटरेक्ट कराते हैं उससे, और डिटेक्टर में से जाएंगे और वो उससे क्या मिलेगा, हमें रिकॉर्डर में स्पेक्ट्रम मिलेगा। जबकि उत्सर्जन स्पेक्ट्रम में हम अणु को ऊर्जा देते हैं। जैसे हम अणु को ऊर्जा देंगे तो वो उच्च ऊर्जा वाले जो होते हैं अणु, वो विद्युत चुंबकीय विकिरण के रूप में ऊर्जा का उत्सर्जन करेंगे। तो ये जो विकिरणें आएंगी ये इसमें से होकर जाएंगे डिटेक्टर में से, और किस में प्राप्त होंगी, रिकॉर्डर में। तो इसको हम बोलेंगे उत्सर्जन स्पेक्ट्रम। अब उत्सर्जन स्पेक्ट्रम के बाद अब हम पढ़ते हैं, इसके बाद आप क्या आता है, स्पेक्ट्रम हो गया। इसके बाद हम पढ़ते हैं बोर्न ओपेनहीमर सन्निकटन। अभी आपकी यूनिट स्टार्ट होती है, मतलब यहाँ से हम बोर्न ओपेनहीमर सन्निकट पढ़ेंगे। तो बोर्न ओपेनहीमर सन्निकटन क्या है, तो बोर्न ओपेनहीमर सन्निकटन। तो बोर्न ओपेनहीमर सन्निकटन क्या होता है, ये कहता है कोई भी जो अणु होता है उस अणु की 4 प्रकार की एनर्जी होती है, यानी उस अणु की कुल ऊर्जा को हम 4 प्रकार की ऊर्जा से, ई टोटल, TOTAL, मतलब ई टोटल का मतलब हुआ उस अणु की कुल ऊर्जा कितनी होगी। तो उस अणु की कुल ऊर्जा होगी ETR। TR का मतलब है ट्रांसलेशन, मतलब स्थानांतरण ऊर्जा, प्लस उसकी रोटेशनल ऊर्जा मतलब घूर्णन ऊर्जा, प्लस EV मतलब वाइब्रेशनल ऊर्जा, प्लस स्मॉल का मतलब इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा। यानी किसी भी अणु में ये कुल 4 प्रकार की एनर्जी होती है। कौन कौन सी, ट्रांसलेशन मतलब स्थानांतरण ऊर्जा, ER मतलब रोटेशनल ऊर्जा मतलब घूर्णन ऊर्जा, वाइब्रेशनल ऊर्जा और इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा। इसमें से वो कहता है कि जो ये आपके पास इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा होती है ये क्वांटाइज्ड नहीं होती है। क्या नहीं होती, क्वांटाइज्ड नहीं होती है। तो इनकी अगर हम इनकी ऊर्जाओं का क्रम लिखें तो इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा सबसे ज़्यादा होती है, यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में आती है। फिर आती है वाइब्रेशनल एनर्जी, सब उसके बाद वाइब्रेशनल एनर्जी ज़्यादा होती है, फिर रोटेशनल होती है, और सबसे कम किसकी होती है, ट्रांसलेशन एनर्जी की होती है। और स्थानांतरण जो ऊर्जा होती है, ट्रांसलेशनल ऊर्जा जो होती है TR, ये क्वांटाइज्ड नहीं होती है। तो क्वांटाइज्ड नहीं होगी तो इसकी
ई टोटल एनर्जी कैसे भाई, ट्रांसलेशन एनर्जी क्वांटाइज नहीं है, तो ये हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा प्लस वाइब्रेशनल ऊर्जा प्लस रोटेशनल ऊर्जा। तो इस समीकरण को हम बोलते हैं बॉन ओपेनहीमर सन्निकटन। यानी बॉन ओपेनहीमर सन्निकटन क्या कहता है कि ये किसी भी अणु की कुल ऊर्जा को प्रदर्शित करता है कि किसी भी अणु में कुल ऊर्जा उसकी इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा, वाइब्रेशनल ऊर्जा और रोटेशनल ऊर्जा का योग होती है। अब वो कहता है सबसे ज़्यादा एनर्जी किसकी होगी, इलेक्ट्रॉनिक की, यानी इलेक्ट्रॉन का संक्रमण होगा। वाइब्रेशनल का मतलब उसमें कंपन होंगे और ई आर मतलब उसमें रोटेशनल होंगे। तो मैं इसका कुछ डायग्राम बनाता हूँ कि यानी ये मेरे पास जो है ये जो लेवल है ये है इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा के, मतलब मैं इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ये जो लेवल है मेरे पास ये n1, n बराबर कितना दिया और ये n बराबर क्यों 2 हुआ। तो ये लेवल और ये लेवल कौन से हैं, इलेक्ट्रॉनिक के। अच्छा, जब इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा होगी इतनी ज़्यादा तो उसमें वाइब्रेशनल भी होंगे, रोटेशनल भी होंगे। तो मान लो मैं इसके वाइब्रेशनल बना रहा हूँ 1 2 3, ये वाइब्रेशन लेवल बनाए मैंने 1 2 3। अब देखो मैं इसको क्या बोल देता हूँ V2 और इसको हम क्या बोल देते हैं V1। ऐसे ही इसमें भी क्या बनेंगे, तो ये यहाँ से यहाँ तक तो क्या हो जाएगा V2 और ये यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा V1। अब ध्यान देना जो ये छोटे छोटे हो गए वाइब्रेशनल लेवल के भी अंदर ये जो छोटे गैप हो जाएंगे ये वाले, इनको हम बोलते हैं रोटेशनल। क्या बोलते हैं, रोटेशनल। तो देखो ये अगर इलेक्ट्रॉन कोई भी इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आ रहा है तो इसको तो हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण। क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण। अगर आपका इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जा रहा है यानी ये V0 है, ये V1 है, ये V2 है, ये V0 हो जाएगा, ये V1 हो जाएगा। तो यहाँ से V1 से V1 में जा रहा है, इसका मतलब ये जो ट्रांजिशन हुआ V1 से लेके V1 इसको हम बोलते हैं वाइब्रेशनल, मतलब कंपन संक्रमण। क्लियर है। और ये अगर V1 से ये हो गया और ये जो V0 ये हो रहा है, तो ये अगर ये ट्रांजिशन हो रहा है तो वाइब्रेशनल का वाइब्रेशनल में हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं शुद्ध कंपन स्पेक्ट्रम। क्या बोलते हैं, शुद्ध कंपन और शुद्ध कंपन स्पेक्ट्रम और शुद्ध घूर्णन स्पेक्ट्रम। कब होगा शुद्ध कंपन स्पेक्ट्रम, तो जो वाइब्रेशनल से वाइब्रेशनल हो गया और ये मान लो V0 से V0 में आएगा तो ये कौन सा हो जाएगा, शुद्ध कंपन स्पेक्ट्रम। सॉरी, V0 से V0 में आ गया। अब मैं आपसे कह रहा हूँ V1 से V2 है तो बस ये सिर्फ V1 के लेवल में ये आ गए, ये कौन से हो जाएंगे, शुद्ध घूर्णन स्पेक्ट्रम। ये कौन से हो जाएंगे, शुद्ध घूर्णन स्पेक्ट्रम। तो इसको हम बोलते हैं बॉन ओपेनहीमर सन्निकटन। आई होप आपको बॉन ओपेनहीमर सन्निकटन समझ में आया होगा। अब हम स्टार्ट करते हैं घूर्णन स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं घूर्णन स्पेक्ट्रोस्कोपी। घूर्णन स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो देखो घूर्णन स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है। घूर्णन स्पेक्ट्रोस्कोपी का जो क्षेत्र होता है, पहली बात तो इसका जो रीजन होगा वो होगा माइक्रोवेव। कौन से क्षेत्र से होगी, माइक्रोवेव से। कौन से क्षेत्र से होगी, माइक्रोवेव। माइक्रोवेव का मतलब है कि ये जो अणु है ये कहाँ से, माइक्रोवेव यहाँ से विद्युत चुंबकीय विकिरणों की जो एनर्जी वो अवशोषित करता है। अब माइक्रोवेव इसका रीजन होगा और ये जो क्षेत्र होता है ये कितने से कितने रेंज का होता है, ये होता है 1 सेंटीमीटर से 100 माइक्रोमीटर तक का होता है। अब घूर्णन स्पेक्ट्रोस्कोपी केवल वाष्पशील और गैसीय अणु शो करते हैं, यानी क्या तो वो अणु जो होने चाहिए वो आपके कैसे होने चाहिए, वाष्पशील या गैसीय अवस्था में होने चाहिए। अगर ये वाष्प अवस्था में कोई मॉलिक्यूल है या गैसीय अवस्था में वो कोई मॉलिक्यूल है और जिसका क्या हो,
स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण हो, स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण हो तो केवल वही घूर्णन स्पेक्ट्रोस्कोपी प्रदर्शित करेंगे, अदरवाइज वो जिनका द्विध्रुव आघूर्ण का मान 0 हो वो घूर्णन स्पेक्ट्रोस्कोपी प्रदर्शित नहीं करेंगे। तो कई बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कौन से मॉलिक्यूल घूर्णन स्पेक्ट्रोस्कोपी प्रदर्शित करेंगे, तो वो मॉलिक्यूल जिनके द्विध्रुव आघूर्ण का मान 0 नहीं होता हो वो घूर्णन स्पेक्ट्रोस्कोपी प्रदर्शित करते हैं। और वो जो आप ले रहे हो यौगिक वो वाष्पशील अवस्था में हो या गैसीय अवस्था में हो तो ही वो घूर्णन स्पेक्ट्रोस्कोपी प्रदर्शित करेगा, अदरवाइज वो घूर्णन स्पेक्ट्रोस्कोपी प्रदर्शित नहीं करेगा। और जितने भी समद्विनाभिकीय परमाणु हैं, जैसे B2 है, 2 परमाणु समान है, B2 है, C2 है, I2 है, तो ये इनके डायपोल मोमेंट का मान यानी द्विध्रुव आघूर्ण का मान 0 होता है। इसका मतलब ये घूर्णन स्पेक्ट्रोस्कोपी प्रदर्शित नहीं करेंगे। लेकिन जैसे HCl है, SO2 है, H2O है, ये वेपर में है, HCl गैस में है, SO2 गैस होती है। तो इसका मतलब ये इनका द्विध्रुव आघूर्ण का मान डज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब इनका कुछ ना कुछ द्विध्रुव आघूर्ण होता है, इसलिए घूर्णन स्पेक्ट्रोस्कोपी प्रदर्शित कर सकते हैं। तो आई होप हम ये समझ पाए हैं कि घूर्णन जो स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है उसमें कि कौन से यौगिक तो घूर्णन स्पेक्ट्रोस्कोपी प्रदर्शित करेंगे और कौन से यौगिक घूर्णन स्पेक्ट्रोस्कोपी प्रदर्शित नहीं करेंगे। क्लियर है। अब हम इसमें घूर्णन स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ेंगे और घूर्णन स्पेक्ट्रोस्कोपी में सबसे पहले एक दृढ़ घूर्णन, इसमें अब सबसे पहले टॉपिक आता है